नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा जीके की लाइव क्लास लेके जुड़ रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ये यूनान के निवासी थे और इन्होंने इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका पुस्तक। इसके जो रचयिता हैं उनके नाम है हेरोडोटस और हेरोडोटस यूनान के निवासी हैं। इन्हें ही इतिहास का जनक कहते हैं। उसके बाद में देखो, इतिहास जो है इसे तीन पार्टों में समझा जा सकता है। इतिहास के तीन भाग हैं, तीन भागों में इसे बांटा गया है। इतिहास के तीन भाग कौन कौन से हैं? तो इतिहास के तीन भागों में सबसे पहले इतिहास का जो पहला भाग है उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है उसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो भाग है उसका नाम है ऐतिहासिक काल। देखो, तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल मानव इतिहास का वो समय है जिस समय का मानव जो है वो जंगल में निवास करता था, पूर्ण रूप से आदमखोर या ये कहे कि अपन शिकार के ऊपर निर्भर था। इस समय के मानव को लिखने का और बोली का ज्ञान नहीं था, लिखने का भी और बोलने का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए इस समय के मानव के कोई भी लिखित साक्ष्य अपने को नहीं मिलते हैं। तो मानव इतिहास का वो समय जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उस समय को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा जो भाग है उसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास का वह समय जिस समय का मानव लिखने की कला से परिचित था, वो लिखना जानता था और इस समय के मानव के कई लिखित साक्ष्य अपने को मिलते भी हैं, लेकिन इस समय के मानव ने जो भी लिखित साक्ष्य छोड़े हैं उन साक्ष्यों को, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसा समय मानव इतिहास का वह समय जिस समय के मानव को लिखने का ज्ञान था लेकिन प्राप्त लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता, उस समय को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है और आपकी वैदिक सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास का वह समय जिस समय के मानव को लिखने का और पढ़ने का ज्ञान था, उसके द्वारा प्राप्त साक्ष्यों को पढ़ा भी जाता है, तो उस समय को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास को अपन तीन भागों में बांट रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो भारत का इतिहास पढ़ रहे अपन, तो सबसे पहले अपन भारत के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें इस वीडियो में अपने भारत के बारे में। देखो, जो पुराण है उन पुराणों में, जिसमें से एक विष्णु पुराण है आपका, विष्णु पुराण में भारत के संदर्भ में भारत की बताई गई है परिभाषा। दोस्तों, पुराणों में, विष्णु पुराण में भारत की क्या परिभाषा बताई गई है? तो भारत के बारे में कहा गया है कि भारत वह स्थान है जो आपका जो हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। भारत के बारे में कहा गया है कि भारत भूमि हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जबकि यह भूमि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। वो देशी, वो स्थान ही भारत है। भारत के बारे में विष्णु पुराण में परिभाषा दी गई है कि भारत जो है वो हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में स्थित स्थान का नाम ही भारत है। और इसी देश के, इसी स्थान के जो निवासी हैं उन्हें भारतीयों के नाम से जाना जाता है। तो ये विष्णु पुराण में भारत की परिभाषा बताई गई है कि यह हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित हैं, इसी के निवासी भारतीय हैं। उसके बाद में आगे चर्चा करें अपन अपने भारत के नामकरण के बारे में। तो देखो दोस्तों, भारत के कई सारे नाम अपने को सुनने को मिलते हैं। जैसे भारत का एक नाम भारत, इसी का दूसरा नाम मिलता है अपने को इंडिया, इसी का तीसरा नाम मिलता है अपने को आर्यव्रत
और इसी का चौथा नाम मिलता है अपने को हिंदुस्तान। ये 4 नाम मिलते हैं भारत के। पहला नाम है भारत, दूसरा नाम है इंडिया, तीसरा है आर्यव्रत और चौथा नाम है आपका जो है हिंदुस्तान। अच्छा देखो, ये नाम अपने को कहां कहां से मिलते हैं और क्यों ये नाम पड़े हैं। सबसे पहले बात करें भारत की। देखो दोस्तों, अपने भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा है क्योंकि यह कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत के ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का शासन था और राजा भरत का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम है वो पड़ा है भारत। जबकि दूसरा नाम जो है वो मिलता है आपका इंडिया। देखो, भारत का नाम इंडिया जो है वो बताया गया है यूनानियों के द्वारा। यूनानी जो थे ये भारत पे आक्रमण करते हैं, भारत में आए थे और इन्हीं यूनानियों के द्वारा सबसे पहले भारत को कहा गया था इंडिया। उदाहरण के तौर पे भारत आने वाला जो पहला यूनानी दूत था उस दूत का नाम था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत के इतिहास के संदर्भ में मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो भारत का नाम सबसे पहले इंडिया दिया था यूनानियों ने। तीसरा नाम मिलता है आर्यव्रत। देखो दोस्तों, भारत के जो निवासी हैं वो निवासी आर्यों की ही संतान है। सभी भारतीय आर्यों की संतान है और आर्यों का निवास स्थान होने के कारण वर्त सर्किल, जिस सर्किल में आर्य लोग रहते हैं उस वर्त का, उस क्षेत्र का नाम पड़ता है आर्यव्रत। तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। चौथा नाम है हिंदुस्तान। देखो, मध्यकाल में भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए और उसी दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम आक्रमणकारी जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनके द्वारा भारत को कहा गया था हिंदुस्तान। याद रहे, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकारों को भारत के द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया है और इन्होंने ही यहां के निवासियों को हिंदू कहकर संबोधित किया है। एक चीज और, अपने भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में भारत के 2 नाम बताए गए हैं और वो 2 नाम हैं आपके भारत और इंडिया। संविधान में भारत के बारे में लिखा गया है कि भारत जो राज्यों का संघ है, भारत जो राज्यों का संघ है, इस संघ के 2 नाम हैं। इस संघ के 2 नाम हैं, एक तो है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। ये नाम भारत का बताया गया है आपका संविधान में। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, आगे के जो टॉपिक हैं इतिहास के संदर्भ में। तो इतिहास का जो पहला टॉपिक आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये अपना पहला टॉपिक है। इससे पहले अब तक जो अपने बातें पढ़ी वो तो भारत की कुछ बेसिक जानकारी थी, बेसिक परिचय था। इतिहास का जो पहला टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो ये कि ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की यह सभ्यता है। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तीसरी बात, ये एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो काल अगर पूछा जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। युग अगर पूछा जाए तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए है क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो धातु के रूप में कांस्य का प्रयोग करते थे। कांस्य से ये लोग परिचित थे। अब कांस्य से देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के द्वारा
मानव के द्वारा धातु के रूप में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह है, तो अपने को बताना है कि मानव ने धातु के रूप में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। मानव ने धातु के रूप में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगली बात, ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगर के रूप में निवास करते थे और इसलिए ये कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। अच्छा, नगरीय सभ्यता, नगर की विशेषताएं देखो यहां पर क्या क्या देखने को मिलती है। पहली विशेषता, यहां पर जो मकान मिले हैं, जो नालियां मिली हैं और जो सड़कें मिली हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। पहली विशेषता, मकान, नालियां और सड़कें सिंधु सभ्यता में जो मिली है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है। दूसरी विशेषता, मकान जो है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। मकान ग्रिड पद्धति पर आधारित है। सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई है। सड़कें समकोण पर काट रही है, मकान ग्रिड पद्धति पर आधारित है। मकान, नालियां और सड़कें जो है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है। यह विशेषता है, इसलिए यह कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। अगली बात, सिंधु सभ्यता में जो नगर मिले हैं वो नगर दो खंडों में बटे हुए हैं। एक जो खंड है उसका नाम है ऊपरी नगर और जो दूसरा खंड है उसका नाम है निचला नगर। यहां पर देखना, ऊपरी नगर जो है, यहां के मकान जो है वो ज्यादा भव्य हैं, बड़े हैं, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि शायद ऊपरी वर्ग जो नगर था ये उच्च कुलीन लोगों के लिए, धनाढ्य लोगों के लिए या राजशाही लोगों का निवास स्थान था ऊपरी नगर। जबकि निचला नगर जो है यहां के मकान छोटे हैं, तो ये कह सकते हैं कि शायद जो आम जनता थी, आम नागरिक थे, जो मैंगो पीपुल थे, वो निचले नगर में निवास करते थे। अगली बात, ऊपरी नगर जो था, इस नगर के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनी हुई है। ऊपरी नगर के चारों ओर सुरक्षा दीवार है। शायद ऊपरी नगर जो उच्च कुलीन लोग थे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया था, जबकि निचला नगर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सिंधु सभ्यता का एक स्थान मिला है कालीबंगा, जो अपने राजस्थान से मिला है, हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा, देखो दो खंड मिले हैं, ऊपरी नगर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ, निचला नगर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं है। एकमात्र अपवाद है कालीबंगा, जिसमें ऊपरी नगर और निचला नगर दोनों सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। ज्यादातर नगर दो खंडों में बटे हुए हैं। इस चीज का भी एक अपवाद है और वो अपवाद स्थान है आपका धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान, ओनली वन पैलेस, एकमात्र ऐसा स्थान सिंधु सभ्यता का जो नगर तीन खंडों में बटा हुआ है। तो तीन खंडों में बटा हुआ एकमात्र नगर धोलावीरा है। नगर के दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए ऐसा नगर आपका कालीबंगा है। उसके बाद देखो, सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो आपके द्रविड़ जाति के लोग थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे। भूमध्य सागर इनका निवास स्थान था। यहां के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो रंग में काले होते हैं, सांवले होते हैं। तो संभवतः यहां के जो द्रविड़ जाति के लोग थे, इस सभ्यता के निर्माता, ये रंग में सांवले थे और ये ही इस सभ्यता के निर्माता थे। अगली बात, सिंधु सभ्यता जो है ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है। यह सभ्यता जिस क्षेत्रफल पे विकसित हुई है, इस सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल, तो इस सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल है 12,99,000
12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या लगभग अपन कहें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे यह सभ्यता विकसित हुई है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे यह सभ्यता विकसित हुई है। अगली बात, इस सभ्यता का आकार भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार है, तो यहां पर अपने को बताना है कि यह सभ्यता जिस क्षेत्रफल पे विकसित हुई है उस क्षेत्र का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आकार पे यह सभ्यता विकसित हुई है। अच्छा, इस सभ्यता के अंतिम छोर की भी चर्चा करते हैं अपन कि इस सभ्यता के जो चारों अंतिम छोर हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, उत्तर में इस सभ्यता का जो अंतिम छोर है वो छोर है आपका मांदा, और मांदा जो स्थान है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का मांदा क्षेत्र इस सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थान है, जबकि इसी सभ्यता का एकदम जो दक्षिणी स्थान है उस स्थान का नाम है दैमाबाद, और दैमाबाद जो स्थान है वो आपका एमएच महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तरी छोर मांदा जम्मू कश्मीर। जबकि इस सभ्यता का जो एकदम पश्चिमी छोर है उस स्थान का नाम है शुत्का गेंडोर। स्थान का नाम है शुत्का गेंडोर, और शुत्का गेंडोर जो स्थान है ये वर्तमान में है आपका बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान है आपका PAK, पाकिस्तान के बलूचिस्तान का शुत्का गेंडोर सिंधु सभ्यता का एकदम पश्चिमी छोर है। जबकि इस सभ्यता का जो एकदम पूर्वी छोर है, एकदम पूर्वी छोर, तो वो स्थान है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह स्थान आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का मेरठ आलमगीरपुर स्थान इस सभ्यता का एकदम पूर्वी छोर है। चारों छोरों की अपन चर्चा करें, एकदम उत्तरी छोर मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिमी छोर शुत्का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और पूर्वी छोर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। ये इसके अंतिम छोर की बात हो गई। आगे अपन चर्चा करें सबसे पहले इस सभ्यता के समय के बारे में कि यह सभ्यता जो है वो कब विकसित हुई थी, इसके विकसित होने का जो समय है वो कौन सा बताया गया है। तो ध्यानपूर्वक समझना आगे, इस सभ्यता का जो समय है वो माना गया है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। देखो दोस्तों, ये सभ्यता ईसा पूर्व की सभ्यता है, ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, और ईसा पूर्व में भी समय बताया गया है 2300 से 1750। ये कह सकते हैं अपन कि यह सभ्यता आज से वर्तमान समय से लगभग 4 से 4,500 साल पहले विकसित हुई थी। ये बातें आज से 4,500 साल पहले की है, और यह समय 2300 से 1750 का जो समय है यह समय इसलिए निर्धारित किया गया है, यही समय इसलिए मान रहे अपन क्योंकि इस समय का अनुमान जो है वो C14 पद्धति से लगाया गया है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। समय निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है जो कार्बन के अणुओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय है वो आपका 2300 से 1750 ईसा पूर्व का माना गया है। अगली बात, सभ्यता की खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज का समय माना गया है आपका 1921 ईस्वी। बात करें इस सभ्यता के खोज के बारे में तो
तो इस सभ्यता की जो खोज है वो होती है आपकी 1921 में, और इसकी खोज जो है वो की है आपकी दयाराम शाहनी। दयाराम शाहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों याद रहे, जब यह सभ्यता खोजी गई थी उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और इस समय ब्रिटिश भारत में जो यहां पर पुरातत्व विभाग था, पुरातत्व विभाग, याद रहे पुरातत्व विभाग जो है इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता। तो इस समय जो पुरातत्व विभाग था इसके जो निर्देशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के समय यह सभ्यता खोजी गई थी। खोजने का श्रेय था दयाराम शाहनी को, और यह खोजी गई थी 1921 में। याद रहे, इस सभ्यता के नामकरण की अपन बात करें तो इस सभ्यता का जो सबसे पहला नाम रखा गया था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि दयाराम शाहनी ने जो पहला स्थान खोजा था, फर्स्ट पैलेस जो खोजा गया था इस सभ्यता का, वो सभ्यता स्थान आपका हड़प्पा ही था। और हड़प्पा पहला स्थान होने के कारण प्रारंभ में इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन जब बाद में आगे कई सारे हजारों स्थान और खोजे गए तो उन स्थानों में एक कॉमन बात थी कि ज्यादातर जो स्थान थे वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, और ज्यादातर स्थान सिंधु या सहायक नदियों के किनारे होने के कारण ही इसका नाम जो है वो पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता, और वर्तमान में इसे इसी नाम से जाना जाता है। कुछ बेसिक चर्चा। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मेन बिजनेस, मुख्य व्यवसाय, तो वो था आपका व्यापार और कृषि। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार और कृषि, जबकि इस सभ्यता के जो लोग थे उनका सबसे प्रिय पशु जिसका उपयोग ये लोग सबसे ज्यादा करते थे उसका नाम था कुब्बड़ वाला बैल। कुब्बड़ वाला बैल ये इस सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु था, और इसका प्रमाण ये है कि यहां से प्राप्त मोहरों के ऊपर कुब्बड़ युक्त बैल की तस्वीर देखी जाती है। तो कुब्बड़ वाला बैल इस सभ्यता के निवासियों का सबसे प्रिय पशु था। इस सभ्यता के लोगों का जो पूजनीय पशु था जिसकी ये लोग पूजा करते थे वो था आपका एक श्रृंगी पशु, एक ऐसा पशु जिसके सिर पर एक ही सींग था। तो एक श्रृंगी पशु इस सभ्यता के लोगों का सबसे पूजनीय पशु था। प्रिय पशु जो था वो कुब्बड़ युक्त बैल था। पशुओं की चर्चा करें तो एक पशु है आपका घोड़ा। देखो, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये घोड़े से आंशिक परिचित थे, मतलब सभी लोग नहीं जानते थे कि घोड़े नाम का भी कोई जानवर है। आंशिक ही परिचित थे, सभी परिचित नहीं थे। कुछ स्थानों के लोग ही जानते थे घोड़े के बारे में, तो ये घोड़े से आंशिक परिचित थे, सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। अच्छा, समाज की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो समाज है ये मात्र शतात्मक था। मात्र शतात्मक इनका समाज था, शतात्मक समाज। यहां पर जो मूर्तियां मिली है, मोहरे मिली हैं, उनके ऊपर मात्र देवी की जो प्रतिमा है, जो चित्र है वो अंकित है, और मात्र देवी की प्रतिमा चित्र अंकित होने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर समाज मात्र शतात्मक था। परिवार में जो महिला थी वो मुखिया मानी जाती थी। परिवार में महिलाओं को मुखिया माना जाता था। समाज इनका जो था वो मात्र शतात्मक था। तो ये तो इस सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। आगे अपन चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता में जो खोजे गए प्रमुख स्थान हैं वो स्थान कौन कौन से हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख स्थान आपके खोजे गए हैं उनमें से
कुछ स्थानों के बारे में, जैसे सबसे पहला स्थान जो खोजा गया उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा स्थान ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। दूसरा प्रमुख स्थान है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो। तीसरा जो स्थान है उसका नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो स्थान जो है यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चौथा स्थान अपन पढ़ेंगे उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थान है यह आपका राजस्थान में स्थित है। पांचवा जो स्थान है लोथल। लोथल जो है यह आपका गुजरात में स्थित है। छठवां जो स्थान है उसका नाम है धोलावीरा, और धोलावीरा जो स्थान है यह भी आपका स्थित है गुजरात में। सातवां जो स्थान है उसका नाम है बनवाली, और बनवाली जो स्थान है यह आपका हरियाणा में स्थित है। आठवां जो स्थान है उसका नाम है रंगपुर। रंगपुर जो स्थान है यह भी आपका गुजरात में स्थित है। नौवां जो स्थान है उसका नाम है रोपड़, और रोपड़ स्थान जो है यह आपका पंजाब में स्थित है। 10वां जो स्थान है उसका नाम है सुतकोटड़ा। सुतकोटड़ा जो स्थान है यह भी आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अन्य कई सारे स्थान हैं, जैसे अमरी स्थान है पाकिस्तान में, कोटदीजी स्थान है पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर स्थान है यह भी आपका पाकिस्तान में है। ऐसे कई सारे स्थान जो बड़े स्थान इस सभ्यता में खोजे गए हैं। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में इस सभ्यता के प्रमुख स्थानों के नाम देख रहे हैं। अगला जो वीडियो, लाइव वीडियो जो कल इस वीडियो में डाला जाएगा, उसमें आप इन स्थानों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।